नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन बहस होगी। चर्चा के लिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और हेबी हिडन के नाम दिए गए हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखेंगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, हिना गावित और रमेश विधुड़ी विपक्ष के आरोपों पर जवाब देंगे। हालांकि राहुल गांधी चर्चा में कब हिस्सा लेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल राहुल को मंगलवार को कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत करना था, लेकिन कांग्रेस ने आखिरी वक्त में रणनीति में बदलाव कर गौरव गोगोई से चर्चा की शुरुआत करवाई। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत आखिरी वक्त पर गौरव गोगोई के से चर्चा की शुरुआत करने का फैसला किया। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को चर्चा के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त यानी गुरुवार को जवाब देंगे। माना जा रहा है कि उसी दिन राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन है। बता दें कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में ये बहस देखने को मिल रही है। वहीं आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है। संसद में लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसमें आज चर्चा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कब शामिल होंगे इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि वहीं विपक्षी आरोपों पर आज पक्ष अपना सत्ता पक्ष रखेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी कर दी गई है। आज बहस का कि ये दूसरे दिन भी चर्चा के लिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी और हेबी हिडन के नाम दिए गए हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखेंगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, हिना गावित और रमेश विधुड़ी विपक्ष के आरोपों पर जवाब देंगे। हालांकि राहुल गांधी चर्चा में कब हिस्सा लेंगे, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि राहुल को मंगलवार को कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत करनी थी, लेकिन कांग्रेस ने आखिरी वक्त में रणनीति में बदलाव कर गौरव गोगोई से चर्चा की शुरुआत करवाई। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत आखिरी वक्त में गौरव गोगोई से चर्चा की शुरुआत करने का फैसला किया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार आर पार की लड़ाई देखने को सदन में मिल रही है। आज एक बार फिर से इस पर मंथन हो सकता है, बहस हो सकती है। जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा लाए गए देश की संसद में कहीं ना कहीं अविश्वास पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। बात करें तो कल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं अगर देखें तो गौरव गोगोई से चर्चा करवा कर और विपक्ष कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे थे उस पर सरकार पर हमलावर हुए। अगर बात की जाए तो कल संसद भवन के अंदर में एनसीपी की शरद पवार की गुट से आई सुप्रिया सुले ने साफ तौर से सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई और महिला सुरक्षा पर एक तरफ घेरा, तो वही समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव कहीं ना कहीं सरकार पर हाथरस जैसे हिंसे को फिर से एक बार फिर सदन के पटल पर रखा। साथ ही साथ मणिपुर हिंसा को जोड़ कर दिखाया। वहीं उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है महिला सुरक्षा को लेकर, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर रखकर और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव की तरफ से कहा गया कि हम अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक स्वर में बोलकर और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके विरुद्ध लगातार आवाज उठाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर माना जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से बोल सकते हैं अगर देश के प्रधानमंत्री आज संसद का हिस्सा रहे। वहीं अगर बात की जाए तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं सरकार को डिफेंड करते हुए नजर आएंगी। अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है मयूरी
जब कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर में देखें तो चीजें सही नहीं चलती हैं, जो स्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू ढंग से नहीं चलती है, उसके ठीक बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आपको बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आज सदन के अंदर में दूसरा दिन होगा और जी देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने स्टार नेता राहुल गांधी के 137 दिन के बाद से पार्लियामेंट में वापसी को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित है। और कल राहुल गांधी कांग्रेस की एक सोची साची रणनीति के तहत कल संसद भवन में कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर नहीं आए। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर देश के प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, जिसकी मांग लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री आए और चर्चा करें। अगर बात की जाए तो आज और कल जी मिलाकर 2 दिन सदन का समय बचा हुआ है और देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री आज सदन का हिस्सा बनते हैं। और कांग्रेस की तरफ से पूरी रणनीति तैयार की गई है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के को खड़ा करके करेगी। जी विवांशु, देखिए राहुल गांधी के चर्चा में शामिल होने को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। कब तक शामिल हो सकते हैं, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल और उनके बंगला वापसी के मुद्दे को कहीं ना कहीं संसद में मजबूती से रखना चाहती है। उसी क्रम में आपको बताएं कि विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें जी अगर बात करें तो सत्ता की पार्टी यानी कि सरकार की तरफ से अभी बड़े नेता और मंत्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मगर विपक्ष की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री इस पर आकर चर्चा करें। और अगर बात करें तो कल माना जा रहा है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं संसद का हिस्सा होंगे और इस दरमियान राहुल गांधी कल बोल सकते हैं। जी आज एक बार फिर राहुल गांधी कहीं ना कहीं अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं आते हैं संसद में तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता बहाली और उनके बंगला वापसी के मामले को एक सिंपैथी के तौर पर कहीं ना कहीं संसद में पेश कर रही है और देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस बात की मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री आए और देश के संसद में जो चर्चाएं चल रही है अविश्वास प्रस्ताव की उस पर चर्चा करें। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव में हर एक राज्यों के नेता कहीं ना कहीं अपने प्रदेश की समस्या को रखते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपने देखा कि जी समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की समस्याओं को डिम्पल यादव ने रखा, जिसमें महिला सुरक्षा, बेरोजगारी एवं तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घेरते हुए नजर आई। साथ ही अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां देखें तो राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष के बीच में एक तानातानी देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री को वहां पे भी बुलाने की विपक्षी दलों की मांग हो रही है। अब क्या प्रधानमंत्री सदन के लोकसभा या राज्यसभा किस सदन का हिस्सा बनते हैं वो वक्त बताएगा, मगर निश्चित तौर से विपक्ष की यही मांग है कि प्रधानमंत्री आए और चर्चा करें। जी विवांशु, देखिए बहस का आज दूसरा दिन है। लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार कितनी तैयार है अपना पक्ष रखने के लिए? क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी, इसको लेकर अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार की उपलब्धियों को बताएं और जो विपक्ष का सब तमाम सवाल है उसका जवाब दें। उसी को मैं आपको बताया कि आज अगर बात की जाए तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखते हुए आएंगे और नजर आएंगे, साथ ही 9 साल के कार्यों को गिनाते हुए आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो अमित शाह जब बीते दिन कहीं ना कहीं संसद में खड़े हुए थे तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हुआ था। तो क्या आज एक बार फिर अमित शाह जब बोलते हैं तो किन मुद्दों को लेकर सरकार घेरती है, उसमें से प्रमुख मुद्दा है मणिपुर हिंसा, क्योंकि मणिपुर कहीं ना कहीं देखें तो देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो राज्य के बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री को आज इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर घेर सकता है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो महिलाओं की समस्या उठ रही है, सदन में महिला सुरक्षा की बात हो रही है। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज संसद में सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगी। मयूरी, आज का सदन कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा, मगर हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। जी जी धन्यवाद विवांशु, तुमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। वहीं सदन 11 अगस्त तक चलेगा। दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा में महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जहां आज विधानसभा में 43 साल बाद मुरादाबाद दंगों को लेकर जारी रिपोर्ट पर आज चर्चा हो सकती है। बता दें कि कल सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी गई थी। आगे आपको बता दें कि दूसरे दिन सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी सदस्य आज भी महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर हंगामा कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिन मणिपुर पर चर्चा को लेकर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा था कि वह सदन में हर सार्थक मुद्दे पर चर्चा करने और उसका जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। अखिलेश यादव ने सदन में बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े छिपा रहे हैं। सरकार बताएं कि नौकरी के लिए सरकार की क्या योजना है, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि समाजवादियों की सोच कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, यूपी मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ आज अहम हो सकता है सदन में? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आज तीसरा दिन है। 7 से और 11 अगस्त तक ये विधानसभा का सत्र चलना है, जो कहीं ना कहीं आज तीसरे दिन की तरफ जा चुका है। आज अगर बात करें सदन में, तो प्रदेश में आए सूखा और कई क्षेत्रों में आए बाढ़ और महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा समेत जो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको लेकर आज कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। आपको बताएं कि अगर बात करें तो बसपा से रसड़ से विधायक कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाते हैं। उमाशंकर सिंह की तरफ से कहा रखा जाता है पटल पर कि प्रदेश के कई इलाके जलमग्न है और कई जगह सूखाग्रस्त है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। जो किसान इससे समस्या से कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, उनको निदान दिलाना चाहिए। इसी को मैं आपको बताया कि सदन के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ और सूखे को लेकर विपक्ष से चर्चा का सुझाव दिया था और बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह कहीं ना कहीं इस चर्चा को, इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए और इस मुद्दे को आज सदन के पटल पर कल रखा था और आज कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगी। आज अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साध सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर जहां पहले दिन सत्र के समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमलावर हुई और आपने देखा कि सभापति महोदय के वेल तक विपक्षी दल कहीं ना कहीं प्लेकार्ड्स लेकर पहुंच गए थे, जिसके बाद से सदन स्थगित कर दी गई थी। कल ठीक वैसे ही अभी हंगामों के बीच कहीं ना कहीं सदन को स्थगित किया गया। आज फिर तीसरा दिन है और देखने वाली बात ये होगी कि आज सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए किन किन नेताओं को चयनित किया जाता है। अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम आरोपों पर सरकार की तरफ से डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आवारा पशु को लेकर समाजवादी पार्टी और उनके घटक दल आरएलडी लगातार सरकार से सवाल पूछने का कार्य कर रहे हैं। आज क्या आवारा पशुओं को लेकर और सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई और प्रदेश में आए बाढ़ और सूखा क्षेत्रों को लेकर सदन में विधिवत चर्चा हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर बुलडोजर चले हैं, जो अपराधी है, साथ ही साथ बाहुबली है। इसमें तमाम ऐसे जगहों पर बात की जाए तो नूह के अंदर में बेगुनाहों के घर पे बुलडोजर चले हैं, जिसको माना जा रहा है कि आज सदन के अंदर में समाजवादी पार्टी का गठबंधन इसको प्रमुखता से उठाते हुए नजर आएगा। जी विवांशु, जैसा हमने सदन में देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में वार पलटवार देखने को मिला और जैसा अभी आपने बताया कि आज भी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो आज भी भारी आसार हैं हंगामे के। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल की तरह से एक बार फिर नेता सदन और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के बीच में जैसे एक तीखे तेवर में कल बहस देखने को मिली थी, ठीक वैसा ही आज देखने को मिल सकता है। क्योंकि बात करें तो सदन के पहले ही दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी
और साथ ही बात की जाए विधायक लगातार मांग कर रहे हैं, और विधायक कहीं ना कहीं देखे तो सदन के अंदर में भी नेम प्लेट लेके सरकार से सवाल पूछने का कार्य कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पे आरोप है कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है और प्रदेश के अंदर में बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से निजात सरकार नहीं दिला रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सदन के अंदर में आज एक बहस हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में आजमगढ़ में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में एक लड़की की आत्महत्या और कह ले या रहस्यमयी तरीके से मौत कह ले, इस मुद्दे को लेकर भी सदन के अंदर में आज विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखे तो 6 सालों में जो बेरोजगारी का दर है, जो रिपोर्ट है एनसीआरबी के, उसका हवाला देते हुए विपक्ष आज सरकार पर हमलावर हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से इन तमाम आरोपों को, विपक्ष के आरोपों को कौन डिफेंड करता है। जी धन्यवाद भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने की तैयारी में है। ऐसे उद्देश्य प्रदेश के 25 जनपदों में सपा साइकिल रैली निकालने जा रही है। इस रैली का नाम देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा रखा गया है। यह रैली आज से यानी क्रांति दिवस के दिन प्रयागराज से शुरू हो रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से इसके लिए सभी 25 जनपदों के अध्यक्षों को और अन्य पदाधिकारियों को पत्र भेजकर साइकिल यात्रा को सफल बनाने की बात कही गई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लगातार साइकिल को रफ्तार देने में जुटी हुई है। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में कार्य कर रही है। और आज क्रांति दिवस के अवसर पर प्रयागराज के जॉर्जटाउन स्थित पार्टी कार्यालय से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रदेश के 25 शहरों में जो भ्रमण करेगी। हालांकि अगर इस साइकिल यात्रा की बात की जाए तो साइकिल यात्रा को देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा का नाम दिया गया है। और करीब 11:30 बजे से ये साइकिल यात्रा पार्टी कार्यालय जॉर्जटाउन से निकलेगी। प्रयागराज शहर में भ्रमण करते हुए ये कल देर शाम तक कौशाम्बी जनपद में प्रवेश करेंगे। वहां पर रात्रि विश्राम करने के बाद ये अन्य जनपदों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए सपा जो पार्टी है वो लगातार अपने साइकिल को रफ्तार देने में जुटी हुई है। अगर इस पूरे साइकिल यात्रा की बात की जाए तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 25 जनपदों के जिला अध्यक्षों को, तमाम पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने इस साइकिल यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। जी मयूरी। पवन, जैसा अभी आपने बताया कि ये यात्रा 25 जनपदों से होकर गुजरेगी, तो वो 25 जनपद कौन कौन से हैं? चूंकि यात्रा का जो समय है वो करीब 11:30 बजे का निर्धारित किया गया और प्रयागराज में जॉर्जटाउन स्थित जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वहां से इस साइकिल यात्रा की शुरुआत होगी। और ये जो यात्रा है पहले तो ये पूरे प्रयागराज में भ्रमण करेगी और ये बताया गया है कि ये साइकिल यात्रा कल देर शाम तक कौशाम्बी जनपद में प्रवेश करेगी। हालांकि वहां पर उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन अब इस तरीके से अन्य और कितने जनपद हैं, यहाँ पर किस तरीके से इनकी ये जो यात्रा है और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो भी ये चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि साइकिल यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार विरोधी तमाम वो क्रियाकलापों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे। तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की ये साइकिल यात्रा एक महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है। लेकिन अब किस तरीके से कितने जनपदों में इनके जो कार्यक्रम है वो जल्दी इसकी सूची जो है वो सामने आ जाएगी। हालांकि कुछ ही देर बाद ये साइकिल यात्रा का जो आरंभ है वो प्रयागराज के जॉर्जटाउन कार्यालय से होने वाला है। जी
पवन, देखिए 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी पीडीए को लगातार साधने का प्रयास कर रही है और जिस तरह से साइकिल यात्रा निकाल रही है, कितनी कामयाब होगी और अगर कामयाब होती है तो इससे समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में कितना फायदा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर हम प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार मुखर है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार सड़कों पर इस तरीके से जितने भी कार्यक्रम है उसको वो आयोजित करते हैं। क्योंकि अगर पीडीए की बात करें तो लगातार ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यही एक उनका सबसे बड़ा माध्यम कहा जा सकता है कि आज वो इस तरीके से साइकिल यात्रा का वो शुभारंभ कर रहे हैं और 25 जनपदों में निश्चित रूप से अगर इनकी ये साइकिल यात्रा सफल होती है तो आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को अच्छा फायदा देने का एक बढ़िया रास्ता भी कहा जा सकता है। हालांकि चुनाव की जो रणनीतियां वो किस तरीके से तैयार की जाएंगी, लेकिन साइकिल यात्रा कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। जी धन्यवाद पवन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में आज से मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों की शुरुआत आज से की जाएगी। पहले चरण में पंच प्रण के जरिए स्वाधीनता की अलख पूरे प्रदेश में जगाई जाएगी। इस दिन प्रदेश के सभी गांव, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, ब्लॉक, छावनी परिषदों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और निगमों समेत औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सभी लोग पंच प्रण से संबंधित शपथ लेंगे। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक शपथ का ये कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें, स्वाधीनता की अलख जगाना इसका मेन मकसद है। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर कर ली गई हैं। आज से ये अभियान की शुरुआत हो रही है और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए यूपी में आज से मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है। क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है इस अभियान को लेकर? जी मैं बता दें कि आज से योगी सरकार यानी 9 अगस्त से जो है मेरी माटी मेरा देश जो पंच प्रण का शपथ दिलाएंगे और साफ तौर पर ये उनका कहना है कि जो देश है उसको एक उत्तम देश बनाने के, यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक अभियान लेकर आए हैं। और साथ में ये भी कहना है कि सरकारी स्कूलों से लेकर कार्यालय तक जो है ये आज अभियान चलेगा और मेरी माटी मेरा देश एक मुट्ठी में लेकर मिट्टी को और उस पर सेल्फी लेकर सरकारी जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश के उस पर अपलोड करना है। और उनका यही मनसा योगी सरकार की कि जो लोग देश विदेश में भी रहे हैं वो भी अपने क्षेत्र को, अपनी मिट्टी को और अपने प्रदेश को जाने कि हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र और हमारी मिट्टी में क्या ऐसी खूबियाँ है। और इसीलिए ये जो मोटिव है, ये जो उनका मेन है कि मेरी माटी मेरा देश से आज ये अभियान है, कहीं ना कहीं वो अपनी देश स्वतंत्रता को एक जगाना चाह रहे हैं, एक नए उत्तम प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। इसलिए आज ये जो अभियान है 9 अगस्त से शुरू इसका हो रहा है। और एक बता दें कि अमृत काल जिस तरह से पूरा देश मना रहा था, इसका समापन है और इसी समापन को लेकर पूरा प्रदेश जो है इसके मेरी माटी मेरा देश के अभियान के अंतर्गत जो है भव्य तरीके से मना रहा है समापन को। जैसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को, ये जो अभियान है कहीं ना कहीं एक अच्छा साबित होगा देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। क्योंकि जो लोग अपने देश से अलग देश में जाके रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने देश का आभास होगा कि हाँ मेरी देश और मेरा क्षेत्र जो है कितना आगे बढ़ा, कितना प्रोग्रेस किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो अभियान है तो बहुत अच्छा साबित हो गया। इससे जो देश के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस अभियान के लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस अभियान को लेकर तैयारी भी कर ली गई है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। जी मयूरी। सोनी, देखिए सरकारी स्कूलों, विद्यालयों और निगमों समेत तमाम जगह सभी लोग पंच प्रण की शपथ लेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी मैं
मैं बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार का कहना है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र ना छूटे, स्कूल से लेकर कार्यालय तक, क्षेत्र, जनपद, पंचायत, जितने भी गांव-गांव तक ये अभियान जाए। इससे पहले आपने देखा था कि जब मोदी सरकार ने कहा था कि हर घर तिरंगा लगाया जाए और ये अभियान बखूबी चला था, आपने खूब देखा था। और ये फिर से ये अभियान चला है, मेरी माटी मेरा देश, और सेल्फी लेकर और ये सरकारी वेबसाइट पर लगाना है। तो इस तरह से पूरी तरह से तैयारी भी कर ली है। वही कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का अपना ये तो अलग ही एक अभियान है कि जिस तरह से वो अपना टिफिन अभियान, चाय पे चर्चा, जिस तरह से लगातार जो अभियान 2024 चुनाव को लेकर कर रही है, और उसी में कहीं ना कहीं ये भी अभियान जोड़ा जा रहा है। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि 2024 चुनाव आ रहा है और योगी सरकार कोई भी गलतियां नहीं करना चाहती है। वो जन जन तक, अपने क्षेत्र का और गाँव घर तक पहुँचना चाहते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक अलग अलग अभियान लेकर जनता तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से क्षेत्र, स्कूल से लेकर और कार्यालय तक, जिस तरह से सेल्फी लेकर और सरकारी वेबसाइट लगाने के लिए जो बोला गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये युवाओं से लेकर और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या लड़कियां हैं या युवा हैं, उनके तक ये पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार का ये अभियान है। और ये कहीं ना कहीं ये जनता को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि प्रदेशवासियों को भी ये बहुत अच्छा पसंद आ रहा है कि हम अपनी मिट्टी और अपने देश के बारे में बात करें, उसे लेकर एक सेल्फी लेकर और सरकारी जो साइट है उस पर अपलोड करें। तो ये जनता को भी बखूबी जो योगी सरकार का अभियान है वो पसंद आ रहा है। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।